मैंने एजेंट को भी देख लिया। वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा सिगार पी रहा था। जहाज में भी वो मुझसे काफी फासले पर बैठा। कुछ देर बाद एयर फ्रांस का जहाज पेरिस के हवाई अड्डे पर उतर गया। मैंने एजेंट को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। रात हो गई थी। यूरोप की दुल्हन पेरिस जगमगा रहा था। रोशनियों का एक सैलाब था जो शहर पर उमड़ आया था। इस शहर में मैं पहले भी 2-4 मरतबा आ चुका था। काम चलाने की हद तक फ्रांसीसी जबान समझ और बोल लेता था। एजेंट ने टैक्सी ली और उसमें सवार हो गया। जब तक मैं दूसरी टैक्सी में नहीं बैठ गया, उसने अपनी टैक्सी वहीं ठहराए रखी। जब उसकी टैक्सी आगे बढ़ी तो मैंने भी टैक्सी वाले को चलने के लिए कहा। एयरपोर्ट के इलाके से निकलकर हमारी टैक्सियां शहर में दाखिल हुई तो गाड़ियों के हुजूम के बायस उसने एक तरफ दरख्तों में टैक्सी रुकवा ली और उतरकर फुटपाथ पर पैदल ही चल पड़ा। मैंने भी टैक्सी छोड़ दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जरा देर बाद वो एक कॉफी हाउस में दाखिल हो गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। वो मुझे अपनी मेज पर ले गया और वेटर को 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। उसने अपनी जेब से ब्राउन रंग का एक कार्ड मेरे सामने रख दिया और धीमी आवाज में बोला, इस पर तुम्हारे फ्लैट का नंबर और गार्डन हाउस का एड्रेस लिखा है। दूसरी जेब से उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ सरकाया। इसमें तुम्हारे फ्लैट की चाबियां हैं। मैंने दोनों चीजें अपनी जेब में रख ली। कॉफी आ गई थी। वो कॉफी बनाने लगा। तुम इस फ्लैट में राजकुमार नंदा, एजेंट मूर्ति प्लास्टिक इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की हैसियत से रहोगे। टैक्सी वाले को ये कार्ड दिखा देना। वो तुम्हें इस गार्डन हाउस बिल्डिंग तक पहुंचा देगा। मैं आधी रात के बाद तुम्हें मिलने आऊंगा। कॉफी के 2 घूंट लेने के बाद तुम यहाँ से निकल जाओगे। मैं यहाँ अभी बैठूंगा। मैंने कॉफी के 2 घूंट भरे और कॉफी हाउस से बाहर निकल आया। चौक में एक टैक्सी मिल गई। ड्राइवर को लिखा हुआ पता दिखाया। उसने इशारे से मुझे बैठने को कहा और थोड़ी ही देर में टैक्सी पेरिस शहर के जगमगाते बाजारों में रवाना थी। गार्डन हाउस नीम शिकस्ता सी जगह साबित हुई। तंग रास्ता ऊपर जाता था। लिफ्ट नहीं थी। ऊपर एक कॉरिडोर था। बाएं तरफ मेरे नंबर वाला कमरा था जिसमें ताला लगा था। मैंने नंबर को एक बार फिर गौर से पढ़ा और ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने सोफा पड़ा था। आतिशदान ठंडा था। एक तरफ किचन था, पीछे बेडरूम। लोहे के एक पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। कंबल और पतला लिहाफ तय किए हुए थे। कमरे में ठंड थी। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट, गर्म स्लीपिंग गाउन और चप्पल का एक जोड़ा था। सिटिंग रूम के कोने की तपाई पर टेलीफोन पड़ा था। ये मामूली दर्जे का गार्डन हाउस था जहां मेरी हैसियत के लोग ही आकर ठहरा करते थे, यानी कंपनियों के मामूली एजेंट वगैरह। मैंने जल्दी से कपड़े उतार कर स्लीपिंग सूट पहना। आतिशदान में गैस का इंतजाम मौजूद था। मैंने गैस का हीटर ऑन कर दिया। 2-3 मिनट के बाद कमरे की सर्द फजा में खुशगवार तब्दीली आ गई। किचन में जाकर चाय बनाई और बिस्तर में दुबक कर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। कोई 1:30 बजे बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। अपना ही एजेंट था। वो अपना रेनकोट उतारते हुए अंदर आया। मैंने दरवाजे की चिटखनी लगा दी। हम आराम कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जो उसने अपने कदमों के पास सीधा फर्श पर रख दिया। लंका वाले अपने एजेंट ने हमें दरियाए सीन के पुल के नीचे सुरंग में इसराइली खुफिया तंजीम के बारे में मुख्तसर तौर पर बता दिया था। उसने जरा तौक़ुफ़ के बाद बात शुरू की। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि खुफिया इसराइली तंजीम हमारे एक दुश्मन हमसाया मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान में तख़रीबकारी, तोड़फोड़ और दहशतगर्दी के एक खतरनाक तरीन मंसूबे की तैयारियां कर रही है। पेरिस के जुनूब में एक जंगल में इस तंजीम के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में तख़रीबकारी, पुल को उड़ाने, बिजली घरों को तबाह करने और मुमताज़ सियासी शख्सियतों को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तंजीम में भारत के दहशतगर्द शामिल हैं जिन्हें तंजीम का एक 50 साला यहूदी कर्नल डेविड मुकम्मल ट्रेनिंग देता है। ये लोग 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। फ्रांस की हुकूमत इन लोगों के अज़ाइम से बेखबर है। कर्नल डेविड ने यह जाहिर कर रखा है कि वो एक हेल्थ क्लब चलाता है जहाँ नौजवानों को वर्जिश वगैरह करवाई जाती है। फ्रांस एक आज़ाद मुल्क है। 1-2 अखबारों में हमारी तरफ से इस तंजीम के नापाक अज़ाइम के बारे में खुतूत भी शाया करवाए गए थे, लेकिन पुलिस के पास चूंकि इस तंजीम को पाकिस्तान दुश्मन साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उस पर हाथ नहीं डाल सकती। मैंने पूछा, दरिया की सुरंग के अड्डे पर पुलिस ने छापा नहीं मारा? एजेंट ने कहा, कर्नल डेविड को भारतीय हुकूमत की मुकम्मल इमदाद और ताउन हासिल है। उसके पास बेपनाह वसाइल हैं। पहली बात तो यह है कि सुरंग वाले अड्डे में कोई सबूत नहीं मिल सकता। दूसरे, कर्नल डेविड मुतल्लिका अफराद को भारी रिश्वत भी देता है। हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क की हुकूमत ने उसे करोड़ों रुपए का फंड दे रखा है। इस तंजीम के मेंबरों को जदीद तरीन तखरीबकारी की तरबियत दी जाती है, जिसमें तैयारों को मिसाइल मारे बगैर जमीन से साउंड वेव्स के जरिए उसके इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को मुअत्तल करके तबाह करना भी शामिल है। ये तखरीबकार पाकिस्तान के आम सवारियों वाले जहाज़ों को भी तबाह करने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं।
मैंने कहा, अगर ये शख्स कर्नल डेविड हमारे मुल्क की सलामती के लिए इस कदर खतरनाक है तो आप लोग किसी उजरती कातिल की मदद से इसे कत्ल क्यों नहीं करवा देते? इस मुल्क में उजरती कातिल आसानी से मिल जाते हैं। एजेंट मुझे गौर से देखने लगा। बोला, मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हमें अभी तक इस मिशन की संगीनी और इसकी धमाका खेज नज़ाकत के बारे में ब्रीफ नहीं किया गया। मामला अगर सिर्फ एक आदमी के कत्ल करने से ख़त्म हो सकता तो हम इस तंजीम के सरबराह यहूदी कर्नल को 1000 बार कत्ल कर चुके होते। कर्नल डेविड के पीछे तजर्बाकार, माहिर और तरबियत याफ्ता कमांडोज की पूरी कतार मौजूद है। कर्नल डेविड के कत्ल के फौरन बाद उसकी जगह दूसरा यहूदी आ जाएगा जो शायद उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो। भारत और इसराइल पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से खाइफ हैं। यही इन दोनों के गठजोड़ की सबसे बड़ी वजह है। इस इस्लाम दुश्मन भारतीय इसराइली तंजीम के तरबियत याफ्ता तखरीबकारों का एक दस्ता हिंदुस्तान की सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच चुका है और वहां अपनी तखरीबी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हमारी इंटेलिजेंस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन इन तखरीबकारों की जगह लेने के लिए जहां से दूसरे तखरीबकार पहुंच जाते हैं। इस लिहाज से सवाल इस तखरीबकारी के सिलसिले को कर्नल डेविड को कतई के बगैर ऐसे तरीके से ख़त्म करने का है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। उसने सिगार सुलगाया और फिर बोला, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें खास तौर पर इसलिए तलब किया गया है कि ये काम सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि तुम अब तक रजाकाराना तौर पर काम करते रहे हो। तुम्हें पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत है और तुम उसकी खातिर अपनी जान ही कुर्बान नहीं कर सकते, बल्कि दुश्मन के नापाक इरादों को भी नाकाम बना सकते हो। दूसरी वजह यह है कि तुम एक दलेर और तजुर्बाकार शख्स ही नहीं, तुम्हें तमिल जबान पर भी उबूर है। मैंने कहा, लेकिन जहाँ तमिल जबान की जरूरत कहाँ पड़ेगी? उसने सिगार की राख आहिस्ता से छाड़ी और धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में बोला, इसलिए कि कर्नल डेविड का एक वफादार साथी तमिलनाडु का रहने वाला है। बेडरूम में खामोशी छा गई। मुझे उलझन सी होने लगी कि तमिलनाडु के हिंदू साथी का जिक्र किस जमीन में आ गया है। बहुत जल्द ये मौमा भी हल हो गया। एजेंट ने बताया कि हमें इस तंजीम के खुफिया कोड की जरूरत है। हम सरतोड़ कोशिश कर चुके हैं मगर इनका कोड मालूम करने में कामयाब नहीं हो सके। मैंने पूछा, कोड की क्या जरूरत है? वो बोला, हम इस पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन इसराइली भारतीय तंजीम को खत्म नहीं करना चाहते। ये सुनकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। मुझे वाकई हैरानी हुई थी। अगर ये लोग इस तंजीम को खत्म नहीं करना चाहते तो फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? मैंने कोई सवाल न किया। उसने बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि हम इस तंजीम को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम इन सब लोगों को कत्ल भी कर देते हैं तो जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, इनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे और मुमकिन है वो अपना अड्डा यहाँ से उठाकर इसराइल ले जाएं, जहाँ दाखिल होने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मैंने पूछा, तो फिर हम क्या चाहते हैं? वो बोला, हम इस तंजीम को हमेशा के लिए बेअसर कर देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लोग तखरीबकारों की तरबियत करते रहें, उन्हें तखरीबकारी की ट्रेनिंग देते रहें, उन्हें यहाँ से हवाई जहाज़ों में बिठाकर हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सरहद के पास उतारते भी रहें और पाकिस्तान में तखरीबकारी की एक भी वारदात न होने पाए। अगर हो भी तो महज नाम रखने और दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने के लिए। वो तखरीबी कार्रवाई हम खुद करें। इस कार्रवाई से हमारा हकीकत में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दुश्मन यही समझेगा कि उसने हमारे बारूद के जखीरे या किसी रेलगाड़ी को बम से उड़ा दिया है। ये तफसील हमें बाद में खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त हमें इस तंजीम के खुफिया कोड की जरूरत है जो तुम अपनी कोशिश से हासिल करने में कामयाब हो सकते हो। इसके लिए तुम्हें यहूदी कर्नल डेविड के वफादार साथी और तजुर्बाकार मिलिट्री इंटेलिजेंस के तखरीबकार न्यामपली से ताल्लुकात उस्तवार करने होंगे। वो तमिलनाडु का रिटायर्ड इंटेलिजेंस कैप्टन है और तुम भी अपने आप को तमिलनाडु का बाशिंदा जाहिर करोगे। अब बताओ तुम क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता था? मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वाज़ेह होकर एक मिशन मेरे सामने आ गया कि मुझे इस खुफिया तंजीम का कोड मालूम करना है और उसके लिए तमिलनाडु के एक रिटायर्ड कैप्टन न्यामपली से दोस्ती उस्तवार करनी होगी, तो मुतमईन हो गया। मैंने मजीद तफसीलात पूछने की जरूरत महसूस न की और अपने एजेंट से पूछा कि कैप्टन न्यामपली कहाँ रहता है। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, तुमसे ज्यादा और कौन जानता होगा कि ऐसे लोग किसी एक जगह पर नहीं रहा करते। न्यामपली भी किसी एक जगह नहीं रहता। हफ्ते में 2 दिन वो माउंट मार्तरे वाले फ्लैट में रहता है, एक दिन जंगल वाली तरबियतगाह में होता है और बाकी दिन दरियाए सेन वाली सुरंग के स्टोर रूम में होता है, जिसे उन्होंने अपने हेल्थ क्लब का स्टोर रूम जाहिर किया हुआ है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं, ज्यादातर वो यहूदी कर्नल के साथ ही होता है। ये दोनों शख्स तकरीबकारों के एक दस्ते को तरबियत देते हैं जो 6 आदमियों पर मुश्तमिल होता है। इसमें जालंधर और उत्तर प्रदेश के माहिर तकरीबदार आदमी होते हैं जो उर्दू और पंजाबी बड़ी रवानी से बोल लेते हैं और उन्हें लाहौरी पंजाबी और पिंडी की पोठोहारी पर पूरा अबूर हासिल होता है।
मद्रासी न्यामपली और कर्नल डेविड यहीं पेरिस में ही रहते हैं और अपने तैयार करदा तरबियत याफ्ता हिंदू तखरीबकारों को बजरिया तैयारा जम्मू रवाना करते हैं, जहां से इन तखरीबकारों को एक छोटे फौजी तैयारे में बिठाकर मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की सरहदी पहाड़ियों में पैराशूट के जरिए उतार दिया जाता है। ये तखरीबकार पाकिस्तान में दाखिल होकर अपनी तकरीबी कार्रवाइयों के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में फैल जाते हैं। मैंने मजीद सवाल करने की जरूरत महसूस न की, बल्कि अपनी तवज्जो यहूदी कर्नल के दस्ते-रास्त न्यामपली की तरफ मरकूज कर दी। यही वो शख्स था जो फिलहाल मेरा टारगेट था। एजेंट उठ खड़ा हुआ, बोला, अब तुम आराम करो, कल का सारा दिन भी तुम आराम करो, तुम्हें अपने फ्लैट से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं कल रात 12 बजे आऊंगा। मैं तुम्हें इस गुफ्तगू पर जो हमारे दरमियान हुई है गौर फिक्र करने के लिए काफी वक्त दे रहा हूँ। वो चला गया और मैं बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में ही मुझ पर गुनूदगी तारी होना शुरू हो गई। मैं सो गया और दूसरे दिन 11 बजे तक सोया रहा। फ्रिज में खाने पीने को सब कुछ था। 1 बजे थोड़ी सी फलियां बनाकर खाई और आराम करने के लिए लेट गया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक उठा। ये कौन हो सकता है? जाहिर है अपना एजेंट नहीं था। मुमकिन है कोई गलती से इधर आ गया हो। पहले तो मैंने सोचा कि दरवाजा न खोलूं, लेकिन जब बार बार घंटी बजने लगी तो दूसरे फ्लैट वालों की निगाहों में न आने के ख्याल से उठकर दरवाजे तक गया और दरवाजे का सुराख खोल कर देखा। बाहर कॉरिडोर में सुर्ख बालों स्याह आंखों वाली एक खूबसूरत दोशीजा खड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर अंग्रेजी में पूछा कि वो किसकी तलाश में है। हसीन दोशीजा ने भी अंग्रेजी में कहा, मिस्टर गुडवार्ड फ्रैंक, क्या वो यहाँ नहीं रहती? मैंने नफी में सुर हिलाया तो वो मुस्कुरा कर माजरत करने लगी। उसके दांत मोतियों की तरह सफेद और चमकीले थे, आंखें स्याह थी। हिस्पानिया और फ्रांस का इम्तिजाज उसके सरापा में साफ नुमाया था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर रिसाला पढ़ने लगा। फिर मुझे नींद आ गई। 6 बजे आंख खुली। मैंने कॉफी वगैरह पी और वहां मौजूद मुख्तलिफ रिसालों की वर्करदानी करने लगा। रात 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा, अपना एजेंट था। वो सीधा मेरे बेडरूम में चला गया। मैंने दरवाजे को लॉक किया और उससे कॉफी के मुतालिक पूछा। वो बोला, मैं पी कर आ रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। मैं उसके सामने बैठ गया। वो बोला, मैं आज फिर तुम्हारी खुफिया फाइल का मुताला कर रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि तुम तमिल अश्लोक रवानी से बोल लेते हो, क्या ये दुरुस्त है? मैंने उसे जवाब दिया कि न सिर्फ ये दुरुस्त है, बल्कि मैं हिंदू फलसफे और वेदांत पर भी बेथकान गुफ्तगू कर सकता हूँ। उसकी आंखें चमकने लगी। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने बड़े पुरजोश अंदाज में मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और बोला, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम माउंट एवरेस्ट की आधी चोटी तक पहुँच गए हो। मैं कुछ समझ न सका। मेरे चेहरे पर तजस्सुस के असरात देखकर वो बोला, ये बात तय है कि हिंदू अगर कम्युनिस्ट और शदीद मादा परस्त भी हो जाए तो भी वो हिंदू ही रहता है। आवागौन, गीता और अपनी प्राचीन देवमाला से कभी रूगर्दानी नहीं करता। इस देवमाला और अकीदे के जरासीम उसके खून में शामिल हो चुके हैं और वो इस अकीदे पर यकीन रखता है कि उसका दूसरा जन्म उसके आमाल और कर्मों के मुताबिक होगा। यहूदी कर्नल का दस्ते-रास्त न्यामपली तक तुमने निस्फ रास्ता तय कर लिया है। न्यामपली एक अय्यार और इंतहाई चौकस आदमी है। किसी भी आम तरीके से तुम्हें उस तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त दरकार होगा और उसके बाद उससे खुफिया कोड मालूम करने का दुश्वार तरीन मरहला शुरू होगा। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसके देवमालाई हिंदुआना जज्बात को एक्सप्लॉइट करो तो तुम बहुत जल्द उसका एतमाद हासिल कर सकते हो। मैंने जवाब दिया, इसके लिए भी मुझे उसके करीब पहुंचने की जरूरत होगी। वो बोला, हिंदू देवमाला, उपनिषद, वेदों के श्लोक और ज्ञान ध्यान की बातें उसे खुद तुम्हारे पास ले आएंगी। मैंने कहा, तो क्या मुझे स्वामी और ऋषि मुनि बनकर उसके पास जाना होगा? ये भी तो मुमकिन नहीं। इस तरह तो उसे शक पड़ सकता है। एजेंट बोला, नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगे, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। इसका पूरा और सोच समझकर एहतमाम किया जाएगा। यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा की कई एक सभाएं काम कर रही हैं। इन सभाओं में आवागौन और वेदों के फलसफे पर यूरोपी गोरे सवाल पूछते हैं और गुरु उनके जवाब देता है। अमेरिका से अब ये यूरोप के शहरों में भी फैल गए हैं। इसकी वजह यह है कि यूरोप के लोग मादा परस्ती से निजात हासिल करके रूह का ज्ञान चाहते हैं। तुम्हारी सभा का नाम हरे रामा हरे कृष्णा सभा होगा। पेरिस की एक बिल्डिंग के फ्लैट में तुम्हारा दफ्तर होगा। तुम्हारी सभा का एक इश्तिहार पेरिस के एक अखबार में शाया करवा दिया जाएगा। उसमें लिखा होगा कि हिंदुस्तान के सूबे तमिलनाडु का गुरु कृष्णचारी मगरिब की बेचैन रूहों को शांति का दर्स देने पेरिस में आया है। अखबार इसराइली खुफिया तंजीम तक पहुंचाना हमारा काम होगा। कल सुबह 9 बजे मैं आकर तुम्हारी पासपोर्ट साइज की एक नई तस्वीर ले जाऊंगा। ये तस्वीर स्वामी कृष्णचारी के रूप में उतारी जाएगी और तुम्हारे नए पासपोर्ट पर लगेगी। इस पासपोर्ट पर तुम्हारा वीजा भी नया होगा।
एजेंट चला गया। मैं देर तक इस मंसूबे पर गौर करता रहा। मंसूबा मुश्किल नहीं था, मगर उसकी कामयाबी का यकीन नहीं था। मेरे ख्याल में एक तजुर्बाकार जासूस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी को आवागौन और उपनिषद के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी।